देखिए, आप बहुत अच्छी बात आपको सॉरी विश्व इतिहास की बात विश्व इतिहास का पार्ट 17 होगा विश्व इतिहास के पार्ट 17 का पार्ट 17 के अंतर्गत हम यहाँ पर यूनिट 3 का आपको यहाँ देखते हैं। आपको जो औद्योगिक क्रांति जो परिणाम और कारण आपको उसको देखते हैं। इसमें आपको अध्याय 3 देखते हैं, आपको समाजवादी औद्योगिकरण रूस तथा चीन में। समाजवादी औद्योगिकरण रूस तथा चीन देखिए। देखिए रूस में समाजवादी औद्योगिकरण देखिए आपको लेनिन की नवीन आर्थिक नीति के फलस्वरूप रूसी अर्थव्यवस्था में इतना सुधार अवश्य हुआ कि वह युद्ध से पूर्व के स्तर पर पहुंच गई। इस नीति ने आगे के विकास के आधार तैयार कर दिया। नवीन आर्थिक नीति 1928 ईस्वी तक लागू रही, जिसके पश्चात एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए आर्थिक विकास में तेजी लाने का प्रयत्न किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1929 ईस्वी में आरंभ की और दूसरी 1934 ईस्वी में। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब देखिए तब तक सोवियत संघ 1900 ईस्वी में स्थापित हुआ और सोवियत रूस जिसका हिस्सा बनकर एक प्रबल औद्योगिक और सैनिक शक्ति बन चुका था। फिर देखिए अब तक कोई भी अन्य देश अपना औद्योगिकरण इतनी तेज़ी से नहीं कर पाया था जितनी तेज़ी से सोवियत संघ ने किया। साथ ही जिन परिस्थितियों में उसकी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ वे अन्य देशों की परिस्थितियाँ सर्वथा भिन्न थी। देखिए यह सफलता उसने अपने आप ही आंतरिक साधनों का उपयोग करके पूर्ण रूप से राज्य की देखरेख तथा स्वामित्व में प्राप्त की थी। फिर देखिए नवीन आर्थिक नीति के दौर में जो निजी उद्यम थे उनको राज्य ने अपने हाथों में लिया और उद्योग तथा व्यापार पर निजी स्वामित्व तथा नियंत्रण का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया। देखिए ध्यान देने योग्य है कि सोवियत संघ विश्वव्यापी महामंदी के प्रभाव से बचा रहने वाला दुनिया का एकमात्र देश था। देखिए यहाँ पे क्या रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928-1932 ईस्वी तक सामूहिक खेती प्रचार किया गया और इसमें एक हद तक बल का भी प्रयोग किया गया। रूस में सामूहिक खेती का आर्ट रूप अपनाया गया। इसमें कृषकों को अपनी भूमि औजार एवं पशु आदि मिलाने के लिए कहा गया था ताकि कृषि में यंत्रीकरण की विधियों को लागू किया जा सके। देखिए छोटे आकार के खेतों पर मशीनों का प्रयोग करना संभव नहीं था, इसलिए असामूहिक खेती के द्वारा खेतों का आकार बड़ा किया गया जिससे यंत्रों का उपयोग बढ़ाया जा सके। ऐसा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के कृषि किया गया। क्योंकि 1928 ईस्वी तक वो कृषि उपज की दशा सोचनीय और सोचने देखिए आर्थिक कारणों से भी कृषकों में अधिक उपज पैदा करने का उत्साह नहीं था, क्योंकि औद्योगिक मालों के मूल्य की तुलना में कृषि पदार्थों के मूल्य बहुत कम थे। कृषि उत्पादन की हीन अवस्था को देखते हुए स्टालिन ने कृषि नीति में आमूल परिवर्तन का सामूहिक फार्मों की स्थापना को प्राथमिकता दी थी। सोवियत सत्ता ने सामूहिक कृषि व्यवस्था का समर्थन किया, उन्हें ऋण दिया, मशीनों और रासायनिक उर्वरक उचित एवं अनुकूल शर्तों पर दिया, कृषि दरों में रियायतें दी और सामूहिक कृषि के व्यवस्थापकों के आपको प्रशिक्षण का निश्चित कार्यक्रम तैयार कर पूरा किया। हजारों कार्यकर्ताओं को टीम के रूप में गांव में भेजा गया, जिन्होंने सामूहिक फॉर्म व्यवस्था में किसानों की सहायता के उद्योग केंद्रों के कृषि उत्पादों का जिम्मा लिया और कार्यकर्ताओं को दे दिया। 1929 के उत्तरार्ध में पार्टी केंद्रीय समिति में 25,000 से अधिक की संख्या में श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को किसानों की नई जिंदगी के निर्माण में सहायता करने के लिए भेजने का निर्णय किया। जनता ने उन्हें 25,000 के नाम से पुकारा, जिन्होंने सामूहिक फार्म की व्यवस्था में बड़ा योगदान दिया। देखिए सामूहिक कृषि फार्म व्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अनेक नए लाभों का प्रस्ताव किया। उन्हें पशुधन पर 2 वर्ष के लिए धन कर मुक्ति प्रदान की गई। देखिए सामूहिक फार्मों को बीज दिया गया, उनकी वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की गई। देखिए मशीन और ट्रैक्टर सेक्टरों की व्यवस्था में वृद्धि हुई। सोवियत राज सामूहिक फार्मों का अनाज को बहुत सस्ता खरीदते थे पर उसे बहुत महंगा बेचते थे। इन दोनों कीमतों के अंतर से जो रूप एकत्रित होते थे वह एक प्रकार का कर बन जाता था। देखिए इस प्रकार संपूर्ण उत्पादन पर बिक्री कर और सरकार के बढ़ते उत्पादन में भी वेतनों को कम करने की नीति सरकार के औद्योगिकरण को लगातार बढ़ाने का नुस्खा मिल गया। 1928 में आपको कुल कृषि उत्पादन में राजकीय फार्मों एवं सामूहिक फार्मों का प्रतिनिधित्व 2% से भी कम था तथा शेष 98% कृषि उत्पादन छोटे और बड़े निजी किसानों द्वारा किया जाता था। किंतु अगले 2 वर्षों में निजी कृषकों की भूमि एवं भू संपत्तियों को सामूहिक संगठनों के अंतर्गत पुनर्गठित कर देने का प्रयास किया गया। देखिए लगभग 2.5 करोड़ स्वतंत्र किसानों की भूमि को अधिग्रहित करके उसके स्थान पर लगभग 1 लाख से अधिक सामूहिक कृषि कार्यों की स्थापना की गई। फल 1937 ईस्वी तक समस्त कृषक परिवारों का 93% भाग सामूहिक कृषि फार्मों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा चुका था।
देखिए उद्योग की बात यहाँ देखिए रूस में योजना आयोग को जिनका देखिए रूस में वो योजना आयोग को जिसका नाम को गोस्प्लान था व्यवस्थित किया गया ताकि संपूर्ण राष्ट्र की आर्थिक योजना बनाई गई। देखिए उसने रूस के साधनों को समझा और अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक नियोजन के बिना विकास संभव नहीं। कि इस दृष्टि से दीर्घकालीन नियोजन का विचार किया गया। रूस में तीव्र औद्योगिक विकास के दीर्घकालीन नियोजन में आपको भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया। देखिए नियोजित अर्थव्यवस्था का लाभ यह हुआ कि सोवियत राज्य को उदारीकरण के लिए आवश्यक धन की सहज प्राप्ति हो गई। देखिए हम क्या देखिए आपको राज्य की देखिए हम क्या राज्य की व्यवस्था को देखिए राज्य की व्यवस्था पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हो गई। राज्य की व्यवस्था पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हो गई। देखिए राष्ट्रीयकृत उद्योग परिवहन और व्यापार की आय से पूंजी प्राप्त हुई। प्रथम 5 वर्षीय योजना की अवधि में 1,20,000 मिलियन रूबल की समस्त आय में 90,000 मिलियन रूबल सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त। इसमें जिसमें आपको 27,400 मिलियन उद्योग से प्राप्त आय सम्मिलित है। देखिए सोवियत किसान वर्ग उद्योग विकास के पूंजी संचय महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूमि खरीदने अथवा किराए पर लेने की व्यवस्था से मुक्त किसान वर्ग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा औद्योगिकरण के राज्य को हस्तांतरित करने में सक्षम हो गया था। इस हस्तांतरण का रूप कृषि उपज के मूल्यों की तुलना में निर्मित सामान की बढ़ी हुई कीमत अदा करना एवं कर देना था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का कार्य 1 अक्टूबर 1928 से 31 दिसंबर 1912 तक था। देखिए अर्थात यह योजना 4 वर्ष और 3 महीने समाप्त हो गई। देखिए जिस तरीके से सोवियत अधिकारियों ने इस योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया उसको यह पता चलता है कि किस सराहनीय रफ्तार से आपको नए समाजवादी कार्यक्रम को पूरा किया गया। योजना में सबसे अधिक महत्व भारी उद्योगों को जिसमें मशीन निर्माण की भी समित था दिया गया। वस्तुतः भारी उद्योगों को प्राथमिकता द्वितीय और तृतीय योजनाओं में भी दी गई। देखिए भारी उद्योगों को 50 उपभोक्ता पदार्थों और फिर कृषि को महत्व दिया गया। एक अनुमान के अनुसार इस योजना में जितनी कुल पूंजी लगाई गई थी उसमें से 86% भारी उद्योगों में लगाई गई थी। उद्योगों में कई नई एवं तकरीबन नई शाखाओं में कार्य किया गया। नई शाखाओं में आपको कार्य किया गया जैसे कि आपको रासायनिक, मोटर, कृषि यंत्र, विमान, मशीन, औजार और बिजली से संबंधित यंत्र और पुर्जे। 1500 से अधिक नए कारखानों की स्थापना की गई। यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया में 2 विराट धातु उद्यमों मर्गितो गोगर्स और कुजने और देखिए और कुछ नए साग कारखानों उदयवादी निर्जन और वीरान इलाकों में नए सड़क निर्माण हुआ। उदाहरण का आपको मर्गितुस्को में कुछ ही वर्षों में 2.5 लाख लोग रहने लगे। यूक्रेन में आपको दाने पर नदी पर संसार के उस समय के सबसे बड़े पनबिजली घर का निर्माण हुआ। देखिए आपको सरकारी तौर पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बहुत बड़ी सफलता घोषित किया गया, परंतु सभी दावे अतिशयोक्तिपूर्ण थे। अमेरिकी अर्थशास्त्र इसी निष्कर्ष पहुंचे कि योजना के प्रथम 10 वर्षों में औद्योगिक विकास 12% से 14% के बीच रहा। इसके विपरीत रूसी दावा था कि प्रगति 20% से भी अधिक रहे। इस युग के देखिए आप इस युग के आर्थिक विकास की एक कमी यह रही कि मात्रा पूरी करने की धुन में कई बार चीज़ें उच्च कोटि की नहीं बनाई जाती थी। भारी उद्योग उत्पादन के चक्कर में उपभोक्ता पदार्थों में कमी हो गई। आम जनता को राशनिंग और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसके साथ उन्हें पहले से अधिक और कठोर परिश्रम करना पड़ा। देखिए शांति समय में भी राज्य में सैनिक किस्म का वातावरण था और ठीक उसी प्रकार जैसे युद्ध सामवाद के समय में था। देखिए द्वितीय योजना 1937 देखिए 1937 देखिए और तृतीय योजना 1938 देखिए के दौरान रूस के औद्योगिक विकास को दिशा देने का प्रयास किया गया। द्वितीय योजना में उत्पादन को संतुलित करने का प्रयास किया गया। इस योजना में तकनीकी निपुणता जिसमें जटिल मशीन, औजार और सुनिश्चितता लाने वाले यंत्र आदि थे की ओर ध्यान दिया गया। इस योजना में उपभोक्ता पदार्थों को महत्व दिया गया। तृतीय योजना में सैनिक आवश्यकताओं को विशेष स्थान मिला। द्वितीय योजना के अंतर्गत आम लोगों की स्थिति कुछ सुधरी। उनके पास पहले से अधिक अनाज था। खाने से बचे हुए अनाज से वे अब कुछ अन्य भी चीज़ खरीद सकने की स्थिति में थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के 13 वर्षों के भीतर लगभग 9,000 बड़े आधुनिक उद्योग लगाए गए। उत्पादन की नई पद्धति नए उद्योग के रूप में मोटर, ट्रैक्टर, केमिकल, भारी इंजीनियरिंग मशीन, औजार, बियरिंग, फसल काटने की मशीनें और अन्य बहुत से उद्योग लगाए गए थे। देखिए थोड़े समय में इतनी बड़ी संख्या में उद्योग उपक्रमों का विनिर्माण एक असाधारण कदम ही कहा जाएगा।
इनका निर्माण कर देना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि इन्हें चलाना, इनसे पूरा उत्पादन करना तथा नई तकनीक को जानना समझना भी उतना ही जरूरी था। देखिए इस समस्या का तुरंत समाधान हो पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुशल श्रमिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों का बहुत अभाव था। देश यह भी नहीं कर सकता था कि कुशल श्रमिकों और इंजीनियरों के तैयार होने तक वे नए कारखानों के निर्माण को रोक रहे। तो इसलिए इससे काम करने की प्रक्रिया में ही मशीनों को चलाना था, नई तकनीक को सीखने की शुरुआत हुई। देखिए सोवियत राज ने ऐसे उपाय भी किए जिससे कुशल कारीगरों को जल्दी से जल्दी प्रशिक्षित किया जा सके। देखिए किशोर वय युवा के लिए अनेक नए व्यावसायिक विद्यालय खोले गए थे। इनमें श्रमिकों को भी प्रशिक्षित किया गया। श्रमिकों के लिए बिना काम छोड़े प्रशिक्षित होने की सुविधाएं उपकरणों के भीतर ही जुटाई गई थी। वहीं उन्होंने व्यवसाय की सारी बातें सीखी। ऐसे कार्यक्रम बताए गए जिससे श्रमिक तकनीकी जानकारी ले सके और अपनी कुशलता बढ़ा सके। सरकार ने श्रमिकों की तकनीकी परीक्षाओं को अनिवार्य किया, जिससे मशीनी उपकरणों की जटिलता और अपने तंत्र की सारी बारीकियों को समझ सके। इस उद्योग के कुशल कारीगर तैयार करने की समस्या का हल किया गया। देखिए इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने की समस्या का भी सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया। औद्योगिकरण के समय देश में अनेक उच्च स्तरीय एवं माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की गई। देखिए श्रमिकों के दिन और संध्या के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया गया। देखिए जिससे वे उच्चतर शिक्षा संस्थाओं प्रवेश कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इंजीनियर और तकनीशियन और कुशल श्रमिकों की आरंभ के दिनों में बहुत कमी रही। देखिए इससे सोवियत राज्य को मजदूरी में विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा। इस उद्देश्य के 1930 ईस्वी में आरंभ उपकरणों को चलाने के निर्माण कार्य के लिए लगभग 100,000 विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया। समाजवादी प्रतिस्पर्धा का रुख दूसरी पंचवर्षीय योजना में और अधिक उन्नत हुआ। देखिए श्रमिकों तो आपको नवीन तकनीक के सफलतापूर्वक किए उद्योग ने उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की। दोनों के खनिकों ने इस आंदोलन को जन्म देखिए, जिसे इतिहास में देखिए खानोवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए इस आंदोलन का जन्मदाता दोनों का एक खनिक अल्कोई अस्कनोक था। उसने अधिक शारीरिक श्रम के बजाय नई तकनीक के कौशल युक्त उपयोग एवं समुचित कारखाना संगठन से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया। फिर प्रथम 3 योजनाओं को अधिक उपलब्धि सारणी से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर उतना महत्वपूर्ण आगे देखिए, यहाँ पर रूस के देखिए यहाँ पर क्या आगे देखिए आपको रूस के औद्योगिक विकास के एक कारण यह भी था कि प्रकृति ने रूस पर बहुत मेहमान की थी। यहाँ पर प्राकृतिक साधनों की विभिन्नता और विशालता अद्वितीय थी। विकास का एक अन्य कारण यह था कि राज्य का सभी प्रमुख आर्थिक विषयों पर नियंत्रण था। योजना बहुत ही सराहनीय ढंग से सफल हुई, विशेषकर भारी उद्योगों में। पहले तो सोवियत संघ से बाहर सभी को इसमें संशय था कि योजना सफल होगी या नहीं, परंतु बाद में योजनाओं की सफलता ने सभी से आश्चर्यचकित थे। केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ा, वरन कई नए उद्योगों की स्थापना में लोगों ने इस विकास अपना खून पसीना बहाया। देखिए 5 वर्ष से योजना रूस जैसे पिछड़े हुए राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने में प्रभावशाली सिद्ध हुई। समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभों के कारण समाजवादी औद्योगिक विकास दर अत्यंत उत्साहजनक रही। देखिए यहाँ पर कहती है कि चीन में समाजवादी औद्योगिक कृषि में आपको समाजवादी औद्योगिकरण देखिए एशियाई क्षेत्रीय पर समाजवादी चीन का उदय आपको आधुनिक युग की एक महान घटना है। देखिए जिसने विश्व राजनीति को प्रभावित किया। देखिए क्या इतिहास की एक अजीब विडंबना है कि वही देश है जो कुछ समय पूरा समाजवादी लिप्सा दमन अत्याचार और शोषण पिछड़ेपन का शिकार बना हुआ था, आज स्वयं एक महाशक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतर आया। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है साम्यवादी चीन की स्थापना के बाद चीन अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचाना एवं आज वो उस शक्ति का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में प्रयोग कर विश्व घटना चक्र को प्रभावित कर रहा है। देखिए हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, यहाँ देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर चीन में गृह युद्ध छिड़ गया था 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन साम्यवादी राष्ट्र हो गया था। लोगों ने साम्यवाद को इसलिए स्वीकार किया कि वे पिछली कुओमितान देखिए लोगों ने साम्यवाद को इसलिए स्वीकार किया कि पिछली कुओमितान सरकार से तंग आ चुके थे और परिवर्तन चाहते थे। देखिए साम्यवादिक लोकप्रियता चीन में इस कारण भी बढ़ती जा रही थी कि क्योंकि उन्होंने कृषकों के
स्वामित्व अधिकार को मान्यता प्रदान की थी। अतः गांव में साम्यवादी सेना के साथ कृषकों का संबंध पारस्परिक सहयोग के रूप में स्थापित हुआ। देखिए साम्यवादी क्रांति का चीन पर यह प्रभाव पड़ा कि वह तब से लेकर आज तक संपूर्ण विश्व को कंपित कर रहा था। और जब कि पूर्व सोवियत संघ का अवसान हो चुका था, तो चीन ही एक ऐसा राष्ट्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। देखिए साम्यवादी औद्योगिकरण के मार्ग पर चलते हुए चीन आज मजबूती के साथ विश्व की प्रथम पंक्ति के राष्ट्रों के समक्ष खड़ा है। 1949 ईस्वी तक चीन की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। चीन की नई सरकार ने विदेशी पूंजी, जिसमें अधिकांश अमेरिका की थी, जब्त कर ली। देखिए जो थोड़े बहुत कारखाने थे उन पर सरकार ने अपना अधिकार कर लिया। जापानी लोगों के स्वामित्व में जो कारखाने, रेलवे, जहाज, बैंक और अन्य व्यवसाय थे, उन सबको राज्य ने अपने स्वामित्व में ले लिया। इसी प्रकार कुओमिंतांग दल के पूंजीपतियों के साथ संपन्न लोगों के हाथों विद्वान कारखाने तथा अन्य व्यवसाय छीनकर राज्य के स्वामित्व में ले लिए गए। इससे देश में बड़े पैमाने पर पूंजीवाद का अंत हो गया। किंतु छोटे उद्योग पूंजीपतियों को सरकार ने उद्योग धंधे बढ़ाने की सुविधा दी। कम्युनिस्ट सरकार ने शुरू में यह प्रयास किया कि व्यवसाय और व्यापार का संचालन व्यक्तियों के हाथ एकदम न रहने दिया जाए। चीन के जो उद्योगपति और व्यवसायी कुओमिंतांग दल से संबंध नहीं थे, उन्हें अवसर दिया गया कि वे पहले के समान अपने व्यवसाय और व्यापार का संचालन करते रहे। पर इसके संबंध यह व्यवस्था की गई कि वे कल कारखाने के प्रबंधन के मामले उस नीति अनुसरण करें जो राज्य द्वारा संचालित कल कारखानों में प्रयुक्त की जाती है। राज्य द्वारा संचालित कारखानों मजदूरों को बहुत अधिक हिस्सा दिया जाने लगा। देखिए नवीन चीन सरकार ने एक ऐसी अर्थनीति अपनाई जिससे उद्योग धंधे के विकास के साथ साथ देश का भी लाभ हुआ। उसने पूंजीवाद की उस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया जिसके कारण देश के हित का ध्यान न रखकर पूंजीपतियों द्वारा अपना हित साधा जाता था। इसने मजदूरी के नियम बना दिए गए। पहले की अपेक्षा मजदूरी की दर काफी बढ़ा दी गई। जीवन यापन सुविधाएं मिलने के बकाया मजदूर पैदावार बढ़ाने का आपस में प्रतियोगिता करने लगे। उनमें इनाम द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की व्यवस्था भी की गई। देखिए जनवादी चीनी सरकार इस नीति कारण 4 वर्ष के अंदर ही देश में उद्योग धंधों का अभूतपूर्व विकास हुआ। देखिए चीन की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप देने के लिए सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया। 14 जनवरी 1950 ईस्वी के दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। देखिए जिसके द्वारा सोवियत संघ ने चीन को भारी ऋण देने का वादा किया। मार्च में दूसरी संधि द्वारा सोवियत संघ ने समुद्री जहाज बनाने तथा वायुसेना संगठित करने और खानों की खुदाई के काम में सहयोग देने का वचन दिया। फलतः चीन में पुराने उद्योग और कारखानों पर उत्थान संभव हो गया। यातायात के साधनों का विकास किया गया। मुद्रास्फीति नियंत्रित की गई तथा कर नियमित रूप से वसूल किए जाने लगे। इसके परिणामस्वरूप केवल 2 वर्ष की अवधि में मुद्रा में दृढ़ता आ गया और चीनी सरकार का बजट संतुलित हो गया। बल्कि मुद्रा संबंधी कार्यों था ऋण संचालन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। उद्योगपतियों को कच्चा माल सरकारी एजेंसियों द्वारा मिलने लगा। कि इसके बाद सितंबर 1951 ईस्वी में 3 विरोधी और बाद में 5 विरोधी आंदोलन चलाए गए। 3 विरोधी आंदोलन के जरिए भ्रष्टाचार, बर्बादी और नौकरशाही पर प्रहार किया गया। कि सभी पुराने भ्रष्ट पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। 5 विरोधी आंदोलन के द्वारा घूसखोरी, कर बचाव, धोखेबाजी, राज संपत्ति की चोरी, राजनीति आर्थिक रहस्यों का प्रकाशन बंद करने का यत्न किया गया। इन आंदोलनों का उद्देश्य आपको मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों और व्यवसायियों का नियंत्रण करना रखना था। अनेक उद्योगपतियों का तरह के प्रतिबंध लगाए गए और जिन्होंने इस नियम तोड़ने की दृष्टता के उन पर जुर्माना लादा गया और उन्हें बड़ी कड़ाई से वसूला गया। इसके बाद सरकार ने अनेक उद्योगों पर अपना अधिकार जमा लिया और विदेशी व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। 1949 ईस्वी में 15% कठोर उद्योग सरकार के हाथ में थे। 1952 के अंत तक 67% हो गया। देखिए बचे कुछ उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। सरकार कच्चे माल का वितरण करती थी और माल के एकमात्र खरीदार थे। इस पर कम्युनिस्ट शासन ने 1952 ईस्वी के अंत तक आर्थिक व्यवस्था में आश्चर्य परिवर्तन ला दिया और भावी आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। 1952 ईस्वी तक चीन में फौलाद और कच्चे लोहे का उत्पादन दुगुना हो गया। बिजली की आपूर्ति दुगुनी हो गई। सीमेंट का उत्पादन में दुगुने से अधिक हो गया। रेल सड़क क्रम से 15 और 75 मिली हो गई। 70% औद्योगिक उत्पादन पर राज्य का अधिकार हो गया था। अक्टूबर 1951 ईस्वी जून 1952 ईस्वी तक 4,50,000 के करीब व्यापारियों को मार डाला गया, आत्महत्या करने का विवश किया गया और शेष को जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे निजी स्वामित्व के स्थान पर राजकीय स्वामित्व स्थापित होने लगा। कृषि विकास जो चीन मुख्यतः कृषि प्रधान देश रहा है। पहले चीन में कृषि की दशा अत्यंत खराब थी। चीन की एक महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि वहाँ नदियों में बहुत बाढ़ आती रहती थी और इन बाढ़ों के कारण लाखों हेक्टेयर की खेती नष्ट हो जाती थी। कम्युनिस्ट सरकार ने नदियों बांध बनाकर अन्य उपायों का अवलंबन कर इन बाढ़ों को रोकने का प्रयत्न किया। बांधों के
देखिए बांधों के क्या कि बांधों के बन जाने के बाद फसलों का नष्ट होना रुक गया और अनाज की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वस्तुतः चीन में कृषि की जो उन्नति हुई उसके पीछे चीन में भूमि सुधार का कार्यक्रम था। भूमि संबंधी कानून में सुधार के लिए कम्युनिस्ट सरकार ने विशेष रूप से प्रयास किए। कृषि विकास और भूमि के सुधार परिणाम से चीन के देहातों का कार्यान्वयन कार्यकलाप हो गया। किसान देखिए किसान शोषण से मुक्त हो गए। चीन में कृषि एवं भूमि सुधारों को पुनरुत्थान अवधि 1961-1965 ईस्वी तक निम्न बिंदुओं को दर्शाया जा सकता है। देखिए भूमि सुधार की सरकार देखिए साम्यवादी सरकार ने यद्यपि साम्यवादी सरकार ने यद्यपि कृषि के सामूहिकरण को अपना अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया, किंतु प्रारंभ में कृषि भूमि के पुनर्वितरण की नीति को अपनाया। इस उद्देश्य से ग्रामीण परिवारों को 4 भागों में विभक्त किया गया। पहला के जमींदार, दूसरा अमीर किसान, तीसरा आपको मध्यम श्रेणी के किसान था, चौथा आपको देखिए निर्धन किसान। देखिए सरकार ने ग्राम स्तर पर किसान सभाएं बनाई, जिनके सदस्य वे किसान थे जिन्हें पुनर्वितरण के सर्वाधिक लाभ होने वाला था। इन सभाओं में प्रत्येक स्थानीय किसान परिवार की इन श्रेणियों में से किसी एक में श्रेणीबद्ध कर दिया था। प्रथम 2 श्रेणियों के जमींदार था। अमीर किसान को यह निर्देश दिया गया कि वे शोषण का अपना रवैया छोड़ दे। इस नीति को अस्वीकार करने वाले उनके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया जाता था या उन्हें बेकार शिविरों में भेज दिया जाता था। इस नीति के द्वारा 1953 ईस्वी तक भूमि का पुनर्वितरण किया गया। जमींदार तो अमीर किसानों से भूमि लेकर निर्धन या भूमिहीन किसानों में बांट दी गई थी। फिर देखिए आपको यहाँ आगे आपको कहा गया देखिए क्या कि स्वैच्छिक सामूहिकीकरण देखिए यहाँ पर कृषि सुधार कार्य के दूसरे चरण में आपको सामूहिकीकरण पर बल दिया गया था। कार्यक्रम 1927 में चलता रहा। पुनर्वितरण से पूर्व जमींदार था अमीर किसान इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, किंतु पुनर्वितरण कार्यक्रम सामूहिकीकरण आंदोलन के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हुआ। क्योंकि अब जमींदार था अमीर किसानों का वर्चस्व समाप्त हो गया था। स्वैच्छिक सामूहिकरण की नीति में 3 प्रकार के फार्म सहकारिता बनाने पर बल दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या अस्थायी परस्पर सहायता समूह, दूसरा अस्थायी परस्पर सहायता समूह, तीसरा अर्ध समाजवादी कृषि उत्पादन सहकारी समितियाँ। देखिए प्रथम समूह किसी प्रयोजन विशेष जैसे फसल बोने या काटने के उद्देश्य से अस्थायी तौर पर किसानों सदस्यों के वाहन, पशु, औजार और श्रम शक्तियों को एकत्र कर लिया जाता था। देखिए द्वितीय समूह में किसान सदस्य मिलकर नई अपनी भूमि को मिलाकर एक बड़ी इकाई में परिवर्तित कर लेते। तो प्रत्येक सदस्य परिवार को अपने निजी इस्तेमाल के लिए छोटा भूखंड रखने की अनुमति दे दी गई। उत्पादक सहकारी समितियों में शामिल होने वाले सदस्य परिवार को सहकारी समिति की शुद्ध आय में हिस्सा प्राप्त होता था, जो कि सहकारी समिति को दिए गए उनके श्रम योगदान के अनुसार निर्धारित किया जाता था। देखिए स्वैच्छिक सामूहिकरण कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। 1955 ईस्वी तक केवल 15% किसान परिवार इन समितियों के सदस्य बने थे। अब तीसरा देखिए जबरन सामूहिकीकरण। देखिए यहाँ पर क्या देखिए स्वैच्छिक सामूहिकीकरण सफल न होने पर जबरन सामूहिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम 1956 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया गया। उन सरकार ने एक योजना प्रकाशित की जिसमें यह मांग की गई कि 1956 ईस्वी के अंत तक 85% किसान परिवार इन समितियों के सदस्य बन गए था। 4% किसान परिवार को भी सदस्य बनाने के 1957 ईस्वी के अंत में दृढ़ प्रयास किए गए। इस प्रकार चीन में कृषि क्षेत्र में पूर्णतः सामूहिकीकरण हो गया। देखिए सामूहिक फर्म का स्वरूप देखिए यहाँ पर इन फर्मों का संबंध आपको प्रजातांत्रिक पद्धति के अंतर्गत चलाए जाने की कल्पना की गई थी। मूल प्रबंधात्मक अधिकार साधन सभा को प्राप्त था, जिसके सभी सदस्य थे और जिसकी साल में कम से कम 2 बैठकें होती थी। यह सभा आपको निदेशक, उपनिदेशक और प्रबंध समिति को चुनाव करती थी, फर्म के विधानों को स्वीकार करती थी और प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तुत उत्पादन योजना, व्यय निवल आय की वितरण संबंधी योजनाओं की जाँच एवं उनका अनुपालन करती थी। सिद्धांत में इन सभी विषयों पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार साधारण सभा को प्राप्त था। देखिए साधारण देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए साधारण सभा के प्रस्ताव पर प्रबंध समिति द्वारा अमल किया जाता था अथवा इस कार्य की देखरेख के लिए एक नियंत्रण समिति भी होती थी। फार्म को पूंजी मुख्यतः निधियों, बीजों और पशुओं हर वर्ष आरक्षित अन्य संपत्ति के रूप में प्राप्त होती थी। सामूहिक फार्मों की शुद्ध आय को सदस्यों में उनके श्रम के अनुपात में बांट जाती थी। व्यवहार में सोवियत संघ की तरह इन फॉर्मों का प्रबंध भी इतना प्रजातांत्रिक नहीं था जितना सैद्धांतिक रूप से व्यक्त किया गया था। फलस्वरूप असंतोष उत्पन्न हुआ और ग्राम क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक संगठन पूर्णतः नई पद्धति कृषि कानून स्थानीय शासन ने जन्म लिया। कम्यून की बात है 1958 में यह महसूस किया कि कृषि में पर्याप्त उन्नति होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में 3% वृद्धि का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। अतः इस कमी को पूरा करने 1958 ईस्वी में कानून व्यवस्था लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य चीन को साम्यवाद के निकट लाना था। 3
वर्ष की कड़ी मेहनत और हजारों वर्ष की संपन्नता इस योजना का नारा था। देखिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के चीन में कम्युनों का संगठन किया गया, जिनकी संख्या 26,000 थी। इस अधिक हर कम्यून में करीब 5,000 परिवार होते थे। इनके अपने खेत, कारखाने तथा उद्योग धंधे थे और सभी सदस्यों के भोजन आदि का राज्य के प्रबंध था। कम्युनिस्ट पार्टी का 8वीं कांग्रेस में लंबी छलांग की नीति का निर्णय किया गया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में 15 वर्ष के भीतर ग्रेट ब्रिटेन की बराबरी करना था। इस अनुसार हर आंगन में फुहाद बनाने की भट्टी लगानी थी, जिससे दशकों का काम वर्षों में पूरा हो जाए। इसके बाद देश में कम्यूनों की स्थापना की और देहातों के अलावा शहरों में भी इसका संगठन किया जाने लगा। कम्युनल समिति, भोजनालय, अस्पताल आदि का अपने कारखाने थे। देखिए, चीनी नेताओं ने बड़ी लगन के साथ इसका संगठन किया था, लेकिन इन नीति के कार्यान्वयन शुरू से ही कठिनाइयां उत्पन्न हुई। श्रम के प्रति मजदूरों का झुकाव घटता गया और पैदावार घटने लगी। कम्युनियों में आपको निम्न कोटि का इस्पात तैयार होता था और सभी जगह पैदावार घटने लगी। शीघ्र ही देश में अन्न की कमी हो गई थी और दिसंबर 1958 ईस्वी में शहरी कम्युनियों को विचार छोड़ दिया गया। सोवियत संघ ने प्रारंभ से इस नीति के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया था। परिणाम यह हुआ कि लंबी छलांग की नीति असफल होने लगी। इस बीच कई कारणों से सोवियत संघ और चीन में मतभेद पैदा हुआ और इतना बढ़ा कि दोनों देशों के संबंध अत्यंत खराब हो गए। फर्दर सोवियत संघ ने आर्थिक मदद देना बंद कर दिया और उनके विशेषज्ञ भी स्वदेश लौट गए। इसी परिस्थिति में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिल सकी। अब भूमि सुधार परिणाम यह हुआ कि करोड़ों गरीबी चीनी किसान खेती की जमीन पाने में असमर्थ हुए। जमीन की व्यवस्था का काम स्थानीय ग्राम सभाओं के सुपुर्द कर दिया गया। ग्राम सभा गाँव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था बन गए। लेकिन इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है कि संपूर्ण चीन में भूमि सुधार का कार्य एकाएक नहीं हो गया। देखिए, ये सुधार चीन के विविध ये सुधार आपको चीन के विविध प्रदेशों में धीरे धीरे लागू किए गए। 1951 ईस्वी में भूमि सुधार इतने बड़े प्रदेश में हो गया कि जिसमें 13 करोड़ देहाती जनता बस्ती थी। देखिए, इसके पर कम्युनिस्टों द्वारा मुक्त किए गए क्षेत्र में 19 करोड़ देहाती और जनता के बीच इस प्रकार का भूमि, देखिए, अब इस प्रकार का भूमि विविधता सुधार, इस प्रकार का भूमि सुधार का कार्यान्वित हुआ। देखिए, इस प्रकार कुल मिलाकर 32 करोड़ जनता भूमि सुधार से लाभान्वित हुई और उसके बीच लगभग 11 करोड़ 84 एकड़ जमीन बांटी गई। इस सुधार ने हमको चीन में सामंतवाद का अंत कर एक नई व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें किसानों को उत्पादन का प्रोत्साहन मिला। किसान अनुभव करने लगे कि वे किसी शोषक के लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जमीन देखिए आपको क्या बल्कि अपने लिए जमीन जोतते हैं। देखिए, केवल मालगुजारी उठा देने से चीन के किसानों को लगभग 1 करोड़ टन गन्ने की बचत हुई। देखिए, फलस्वरूप वे उत्साह से अच्छा काम करने और अधिक पैदा करने लगे। फर्ज के पहले उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश जमींदारों को देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं थी रही। इस बात की चेष्टा की गई कि किसान सहयोग समिति कायम कर अपनी पैदावार बढ़ाए। इस तरह समितियाँ बनाई गई कि 1953 में इन समितियों की संख्या 15,000 थी। देखिए, औद्योगिक विकास की बात यहाँ पर देखिए। देखिए, चीन में अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक सामाजिकृत किया गया। महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि पेट्रोलियम इस्पात, परिवहन तथा संचार आदि को सरकारी प्रभुत्व में लिया गया। तुलनात्मक अर्थपद्धति में लॉक्स लिखते हैं कि समाजवादी जैसे चीन के अधिकाधिक हिस्से पर कब्जा करते गए, वैसे वे राष्ट्रीय सरकार के साथ आर्थिक उद्यम पर अधिकार करते गए। इस प्रकार 1950 ईस्वी तक साम्यवादी सरकार की कई मूल उद्योग उत्पादन शक्ति के 20 से 100% बीच स्वामित्व प्राप्त कर चुकी थी। बैंकों को 1952 ईस्वी में निजीकरण समाप्त कर दिया गया। उन वस्तु की पूर्ति को सरल एवं न्याय मुक्त बनाने के उद्देश्य से सरकारी व्यापार संस्थाओं की स्थापना की गई। औद्योगिक विकास हेतु आपको चीन ने योजनाकरण की नीति अपनाई और 1 फरवरी 1953 ईस्वी को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य चीन में विशाल उद्योगों का निर्माण करना था। इसके लिए सितंबर 1953 ईस्वी सोवियत संघ के साथ एक नया समझौता किया गया और सोवियत संघ ने फिर चीन में 127 से बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने का वचन दिया। सोवियत संघ से भारी संख्या विशेषज्ञ भी चीन भेजे गए। 1955 ईस्वी निजी कारोबार को संयुक्त निजी राज्य के संगठनों में मिला दिया गया। इनमें व्यापारियों की पूंजी लगी थी, परंतु उन पर मुनाफे की बजाय बहुत कम दर पर ब्याज मिलता था। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 70% उद्योग, 70% बीमा और बैंक, 95% थोक व्यापार, 85% खुदरा व्यापार और 7% विदेशी व्यापार सरकार के हाथ में था। और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आपको इस काल में चीन में औद्योगिक उत्पादन में
में 141%, पूंजी में 320% तथा उपभोक्ता वस्तु में 86% की वृद्धि हुई। इस कारण को चीन देखिए, इस कारण को चीन पूर्वी एशिया के बाजार में एक बड़ा आकार ग्रहण करने लगा। इस प्रकार की नई व्यवस्था की आर्थिक उपलब्धियों ने विश्व को सावधान कर दिया। 1997 ईस्वी के बाद चीन के उद्योगों की और भी प्रगति से विश्व चकित हो गया। 1927 में चीन ने कैंटन शहर में जो आर्थिक मेला आयोजित किया गया, तो उससे आर्थिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों की जानकारी विश्व को मिली। इस मेले की प्रदर्शनी से स्पष्ट कर दिया कि सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन के उत्पादन और विदेशी व्यापार में अपार उन्नति हुई। देखिए चीन की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से समाजवादी आधुनिकीकरण की नीति को 1979 ईस्वी में स्वीकार किया गया और 1979 से 1981 ईस्वी तक के 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए समाजवादी आधुनिकीकरण की नीति में कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विज्ञान एवं तकनीक, इन चारों का आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया। एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया जिसके मुख्य बिंदु निम्न थे। पढ़ा देखिए आपको कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार मानते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जाए। दूसरा देखिए कृषि, देखिए लघु एवं वस्त्र उद्योगों का द्रुत गति से विकास किया जाए। देखिए क्या तीसरा देखिए कोयले, पेट्रोलियम, विद्युत, यातायात एवं संचार, वाहन के साधन तथा भवन निर्माण उद्योग का विकास किया जाए एवं इनकी कमी को दूर किया जाए। देखिए चौथा देखिए पूंजी निर्माण उद्योग में देखिए पूंजी निर्माण विनियोग में कटौती की जाए, विनियोग से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास किए जाए। पाँचवां देखिए विज्ञान, कला, शिक्षा एवं संस्कृति विकास किया जाता है, प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जाए। छठा देखिए क्या कि छठा को देखिए आयाती तकनीक हम पूंजी देखिए छठा को देखिए आयाती तकनीक हम पूंजी का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाए था, निर्यात में वृद्धि के हर संभव प्रयास किए जाए। सातवां देखिए आर्थिक व्यवस्था के ढांचे में सुधार के लिए सक्रिय एवं दृढ़ प्रयास किए जाने चाहिए। आठवां के आधारभूत कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से मूल्य नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। देखिए नौवां उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ व्यक्तियों के जीवन निर्वाह स्तर में सुधार किया जाए। 10वां किया जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जाता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए। देखिए उक्त बिंदुओं के आधार पर चीन में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर समाजवादी आधुनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। अब यहाँ से जो चैप्टर यूनिट 3 का जो चैप्टर 3 है पूरी तरह से मतलब यूनिट 3 यहाँ से पूरी तरह से आपको खत्म होता है। इसका चैप्टर 4 जो है वो हम अगले वीडियो में आपको देखेंगे।